तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। और अंताक्षरी खेली जा रही है, चलो हटो। तुमसे ना हो पाएगा। तो अनुराग सर के साथ काम करना मतलब लिटरली इसको कह सकते हैं कि किस्मत वाले हैं जो उनके यहाँ काम करते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे जो जितने फ्रेशर थे, आपस में हमारी बात होती तो ये होता था कि बॉस अब कम से कम हमें प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि हमें टैलेंट है या नहीं है। पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन डिप्लोमेट आंसर ही देना ज़रूरी है। एक मनोज वाजपेयी ही हैं जो मुझे रिप्लाई करते हैं। मैं उनको जब मैसेज करता हूँ या फ़ोन करता हूँ तो वो रिप्लाई करते हैं, बाकी सब अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ये डायलॉग हम सबों ने सुन रखा है। और गैंग्स ऑफ वासेपुर ये जो पिक्चर आई थी और उसके बाद से जब इस पे मीम्स बनना प्रारंभ हुआ, उसको लेकर भी हमने देखा है। और अब मीम्स का दौर है। आज कौन सा वीडियो कब वायरल हो जाएगा, किस वीडियो पे मीम्स बन जाएगा, ये हम और आप नहीं जानते हैं। एक ऐसी शख्स से आज हम बात करने जा रहे हैं जिनका जब से मूवी बनी उसके बाद से लेकर आज तक वो जो मीम्स है वो एकदम काफ़ी वायरल रहा। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। आज विधायक जी हमारे साथ हैं, जेपी सिंह जी हैं, यानी कि सत्यकाम जी हमारे साथ हैं। विधायक जी, हम संबोधन आपको विधायक जी के साथ ही करेंगे। ये बताइए विधायक जी, गैंग्स ऑफ वासेपुर को लेकर कहा जाता है कि उसमें सच्चाई कितनी थी, जहां आप जो मूवी बनी थी उसको लेकर, क्योंकि स्क्रिप्टेड हुई होगी चीज़ें होगी तो कुछ तो। हाँ देखिए, एक फिल्म में होती है ना कि एक होता है रियल स्टोरी, बेस्ट होता है वो। तो बेस्ट का मतलब ये होता है मेरे अनुसार कि कुछ फिक्शन है और कुछ सच्चाई है। वासेपुर में कुछ पार्ट उसका है, मान के चल सकते हैं हम लोग, जहाँ तक मुझे समझ है 30% फिक्शन है और 70% सच्चाई है उसमें। जी, अभी मैं इधर देख रहा था कि आप एक बुक लिख रहे हैं शायद से, और गैंग्स ऑफ वासेपुर के तर्ज पर ही है, तो उस बुक के बारे में क्या कहना है? ये तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि आपको ये बात पता चला कि मैं बुक लिख रहा हूँ, तो मेरे लिए वाकई में सरप्राइजिंग है। बेसिकली एक बुक क्या है कि जैसे मेकिंग ऑफ किसी फिल्म का लोग लिखते हैं, तो मेरा जो मेकिंग का है मतलब ये है कि टेक्निकल मेकिंग नहीं है, या वहाँ पे क्या घटनाएं घटी, कैसी सारी चीज़ें हुई। मैं साइकोलॉजी का आदमी हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है किसी भी काम करने का। तो वो जो एटमॉस्फेयर वो साइकोलॉजिकल होता है कि हम किस माहौल में काम कर रहे हैं। आप भी काम करते हैं अपने ऑफिस में, तो आपको अगर अच्छे बॉस मिलते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है, अच्छे आपके कलीग्स मिलते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन कोई रूड आदमी मिल जाता है, क्या करता रहता है, तो उसमें एक अलग मतलब आपके वर्क पे असर पड़ता है। तो वैसे ही माहौल पे ही सब कुछ डिपेंड होगा हमका, हमारा प्रोडक्ट कैसा होता है। तो साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिख रहा हूँ कि अगर उस तरह का माहौल हम क्रिएट करते हैं तो हर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर हो सकती है और हर डायरेक्टर अनुराग कश्यप हो सकता है। अनुराग कश्यप जी के साथ काम करना, एक लोग कहता है कि वहाँ से अगर आपके अंदर खूबी है तो वहाँ से उभर कर आप बहुत आगे चले जाइएगा। तो आपने जब काम किया, क्योंकि मैं अगर उस मूवी को देखता हूँ तो मनोज वाजपेयी जी को छोड़ के उस समय सब फ्रेशर्स ही होते हैं, तो कैसा आपका उस समय लगा कि नहीं भाई अनुराग कश्यप जी से बड़े डायरेक्टर कास्टिंग कर रहे हैं? वो तो कह सकते हैं कि मतलब सपना पूरा हुआ, क्योंकि जाने के मतलब मैं मुंबई गया तो मुझे जाने के 8-9 साल के बाद उनसे मुलाकात हुई और ये काम करने का मौका मिला। तो डे 1 से था कि सपना था। तो अनुराग सर के साथ काम करना मतलब लिटरली इसको कह सकते हैं कि किस्मत वाले हैं जो उनके यहाँ काम करते हैं। इसके कई कारण हैं। कारण ये है कि अनुराग कश्यप सर के बारे में जो मार्केट में धारणा है, अब तो खैर बहुत बड़े हो गए, जब नहीं थे उस लेवल पे तो भी ये था कि उस आदमी को इस बात की पहचान है कि कौन टैलेंटेड एक्टर है। तो जब अनुराग सर, गैंग्स ऑफ वासेपुर के पहले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग कास्टिंग जब हुआ था तो इस बात की फ़िक्र थी, मतलब निश्चिंत थे हम लोग। मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे जो जितने फ्रेशर थे, आपस में हमारी बात होती तो ये होता था कि बॉस अब कम से कम हमें प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि हमें टैलेंट है या नहीं है। तो क्यों? क्योंकि अनुराग कश्यप के साथ काम किया आपने तो आप पे ISI मार्का का ठप्पा लग गया। ये हम सबको ये था और ये है, पहले भी था। बट इतनी बड़ी फिल्म हो जाएगी गैंग्स ऑफ वासेपुर, ये किसी को नहीं पता था। मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, ये 3 आज भी सितारे हो चुके हैं और एक समय साथ आप भी उनके साथ काम के, सब कुछ हुआ। लेकिन उस समय का रोल, क्योंकि मनोज वाजपेयी समझे तो एक तरीके के थोड़े मतलब एक्सपीरियंस थे, बाकी सब तो फ्रेशर्स ही थे कहा जाएगा। तो आज उन लोगों की दोस्ती, क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने काम किया चुकी, तो दोस्ती किस प्रकार से, कभी भी फ़ोन करते हैं आप मनोज वाजपेयी जी को या पंकज त्रिपाठी जी को, आपकी दोस्ती कैसी? देखिए, मनोज वाजपेयी साहब का चक्कर ये है कि मैं जब आरा में था, मेरा घर आरा है, और जब मैं 9th-10th क्लास में था और जब वो फिल्मों में काम नहीं करते थे तब से मैं उनको जानता हूँ। तो मैं उनका बहुत 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 बड़ा वाला फ़ैन हूँ।
ठीक है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक मौका मिला साथ में काम करने का, तब से हम एक अच्छे दोस्त हो गए। दोस्त मतलब कि भैया ही बोलता हूँ मैं उनको। और पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन डिप्लोमेट आंसर ही देना ज़रूरी है। एक मनोज बाजपेयी ही हैं जो मुझे रिप्लाई करते हैं। मैं उनको जब मैसेज करता हूँ या फ़ोन करता हूँ तो वो रिप्लाई करते हैं। बाकी सब अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए हैं। बाकी तो अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए हैं। एक प्रश्न और, चूँकि आरा एक छोटा सा शहर है, वहाँ से उठकर आपके बारे में अगर मैं जानता, थोड़ा बहुत पढ़ा, तो लगा काफ़ी आपके पीछे जो ये आपका अचीवमेंट है उसके पीछे काफ़ी मेहनत है। क्योंकि एक व्यक्ति को लोग स्टारडम देखता है, जो उसको ये नहीं दिखता है कि वो व्यक्ति कितना रोल प्ले किया, उसके लिए मेहनत किया है। बस उसका जो स्टारडम है, अब वो इन्फ्लुएंसर हो गया तो लोग उसको देख रहे हैं, भाई बड़े बड़े लोग हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि वहाँ से आप उठ के दिल्ली, फिर बॉम्बे, यहाँ जाते हैं। देखिए, कहानी इसकी है, लंबी है, क्योंकि बहुत 18-19 साल का एक जर्नी है, लेकिन कम मैं आपको बताऊंगा। बेसिक क्या था कि मेरे घर वाले चाहते थे कि मेरा पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन हो, लेकिन पटना साइंस कॉलेज के लिए मेरे उतने मार्क्स थे नहीं। मेरे बड़े भाई साहब पढ़ते थे यहाँ पे, तो मेरे घर वालों ने, ये उनका सलाह था, उनकी सोच थी, उनका आइडिया था कि मुझे थिएटर में डाला जाए ताकि थिएटर के नाम पे मेरा एडमिशन हो जाए। एडमिशन नहीं हुआ मेरा, लेकिन थिएटर से प्यार हो गया। तो आरा में थिएटर किया, 2 साल किया, बहुत अच्छे से किया। घर वालों को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही 2 साल यानी कि 12 मेरा कंप्लीट हुआ, घर वालों का प्रेशर शुरू हो गया कि तुम इंजीनियर बनो, इंजीनियर बनो, इंजीनियर बनो। तो थोड़ा वहाँ पे विद्रोह हो गया। मतलब मैं विद्रोह का ऐसा नहीं होगा, आपने अपने मन से डाला, और जब मुझे उस चीज़ से प्यार हो गया तो आप कह रहे हैं कि मत करो, तो थोड़ा मैं बागी टाइप का हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट। यस, बाय डिफ़ॉल्ट, उनकी वजह से। अब मेरा मन कर रहा है तो मना कर रहे हैं। मेरे घर में इतनी फैसिलिटी थी कि हम लोग खुल के बात कर सकते हैं। तो फादर ने बोला कि मेरे मन का काम करोगे तो मैं पैसा दूंगा, मेरे अपने मन का करोगे तो तुम अपना देखो। तो वहाँ से एक स्ट्रगल शुरू हुई, बातचीत बाबूजी से बंद होगी। मैंने कैसे फादर हैं यहाँ पे, ऐसा थोड़ी होता है। तो लगा क्या करना है, फिर ट्यूशन पढ़ाने लगा मैं। तो 7वीं-8वीं क्लास का पढ़ा सकता था, तो उस समय 10-12 रुपये मिलता था। लगा कि पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। दिल्ली जाना था हमको थिएटर के आगे की समझ के लिए। फिर कैसे कैसे करके सारा अरेंजमेंट, सारा चीज़ हुआ। फिर मैं दिल्ली गया। घर वाले नहीं चाहते थे, फिर भी मैं गया दिल्ली, और वहाँ पे अरविंद गौड़ हैं, वहाँ पे अस्मिता ग्रुप था, उनके साथ काम किया। वहाँ एक समझ में आया कि भाई नाटक क्या होता है, उसकी फ़िलॉसफी क्या होती है, उसके ग्रामर क्या होता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसका कुछ पैटर्न भी होता है। और 2-3 साल करने के बाद एक बात समझ में आई। फिर हुआ कि चलो अब आगे दिल्ली, मुंबई जाना है। फिर मुंबई गए। फिर मुंबई की लंबी कहानी, बहुत स्ट्रगल। जाने के बाद पता चला क्या है चीज़ें, फंक्शन नहीं पता है। अच्छा, उस ज़माने की बात है जब, आज तो सब कुछ अवेलेबल है कि आप टाइप करो मिल जाता है। उस टाइम पे चूँकि मेरे घर में पढ़े लिखे मतलब लोग हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, तो हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आता था, तो हमको पता चलता था। बाकी तो कोई मीडियम था ही नहीं कुछ भी पता करने का। फिर बॉम्बे में गए तो बहुत स्ट्रगल हुआ। कई बार ऐसा लगा कि यार पहले समझ होती कि साला इतना जाना पड़ेगा, लंबा चौड़ा हो तो ना जाते। बट ये था कि लौट के नहीं आ सकते थे। लौट के आने का मतलब ये था कि समाज, पैर तो रख दिए थे, लौट के जब घर आए तो सामाजिक हत्या हो जाती है। यहाँ पे लोग ताने मार मार के आपको मार डालेंगे। गया था बच्चन साहब बनने, ये बनने, वो बनने, मार देंगे आपको। तो लौट भी नहीं आए, तो पड़ा रहा बीच में। फिर ये लगा कि यार जब 10 कदम आगे बढ़ चुके हैं तो लौटने में भी 10 कदम लगेगा, तो उससे बेहतर 10 कदम आगे क्यों ना जाए। आगे बढ़ते गया और सही हो रहा है, चल रहा है मामला। स्ट्रगल तो है, बढ़िया स्ट्रगल है। एक अंतिम प्रश्न रहेगा, क्योंकि बहुत लोग थिएटर करना चाहते हैं, लोग उस थिएटर तक पहुंच नहीं पाते, लोगों को जानकारी का अभाव रहता है, चाहे वो इप्टा में यहाँ पे हो, चाहे कहीं भी हो, तो उनको डायरेक्ट मुंबई जाना होता है। आजकल क्या हो गया कि इंस्टाग्राम रील्स का दौर हो गया, लोग सब कुछ चाहते हैं कि हम मॉडल बने, एक्टर बने। उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? और एक और, आपका बुक कब लॉन्च होने वाला है? और देखिए, पहले जवाब देते बुक का भी लिखा जा रहा है। बुक लॉन्च करने का मेरा जो पर्पस है, बेसिकली लिखने का मतलब ये नहीं कि मैं एज ए राइटर लोगों को आना चाहता हूँ। मेरा जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव रहा है, तो उस अनुभव में, उस बुक से मैं ये कहना चाहता हूँ, उसका नाम मैंने रखा है पॉलिटिक्स आफ्टर एक्शन। तो मैं ये उसमें दिखाना चाहता हूँ कि कोई नया आदमी जो मुंबई नहीं गया कभी ज़िंदगी में, एक बार बुक पढ़ लेगा तो उसको सारी चीज़ें, हकीकत पता चलेगी कि क्या क्या एक्चुअल में होता है। आपका मन हो या ना हो, सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है। हम जो सोच रहे हैं क्या वही सही है? जैसे कास्टिंग में लोग होता है, 20 बार गया, यार वो कास्टिंग वाला मुझे सेलेक्ट ही नहीं कर रहा है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, या वो आदमी ख़राब है। ऐसा नहीं होता है। कास्टिंग का प्रोसेसिंग अलग कुछ है। जब आप ऑडिशन देने के बाद अंदर क्या होता है हमें नहीं पता होता है, वो मुझे पता है। तो जब अंदर क्या होता है कि कैसे सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है, तो वो धारणाएं गलत होगी जो बाहर रह के परेशान लोग होते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है इसलिए मेरी कास्टिंग नहीं हो रही है। इन सब पे बुक है। परेशानियाँ जो
आने वाली है जीवन में, वो उसमें बताई जाएगी कि यही होता है और आप पहले आदमी नहीं हैं, वर्षों से होता आया है, आज भी होगा और कल भी होगा। तो ये बुक में लिखा है और लॉन्च करने का मेरा पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो उसके लिए मुझे पॉपुलर होना पड़ेगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ अभी भी कि थोड़ा और पॉपुलर हो जाऊँ, थोड़ा और पॉपुलर हो जाऊँ, तो उस बुक को लॉन्च किया जाए ताकि दुनिया तक पहुँचे। बाकी सलाह में बात ये है कि 2-3 चीज़ें मुझे जो अनुभव हुआ उसमें ये है कि भाई एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, आपको पढ़ना पड़ेगा, एज एन एक्टर काम करने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। दूसरा ये है कि फैमिली का सपोर्ट हो तो बहुत हेल्प करता है। हेल्प कब करता है? जब बुरा वक्त होता है। सही वक्त में हर आदमी आपके साथ होता है, बुरे वक्त में लोगों की ज़रूरत होती है, वहाँ कोई नहीं होता है। तो ये फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट है। कोशिश करें, मनाएं उनको किसी भी तरह से ताकि सपोर्ट मिले। तीसरा ये है कि एक टेक्निकल बात जान लें कि हमारा जो एक्सेंट होता है वो हर स्टेट का अपना एक एक्सेंट होता है, वो चाहे राजस्थान का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे हरियाणा का हो। बचपन से पैदा हुआ तो वही एक्सेंट में बात करेगा, लेकिन जब हम हिंदी फिल्म में जाते हैं तो हिंदी बोलनी पड़ेगी हमें। तो जैसे एक बिहारी, हमारा एक्सेंट बिहार का है और मुझे रोल मिल रहा है पंजाबी, तो मैं पंजाबी तो बन जाऊंगा, गेटअप तो ले लूँगा, लेकिन जब बोलूँगा तो बिहारी आएगा, तो हमें ही खटकेगा। वैसे ही कोई राजस्थानी आदमी बिहारी रोल करेगा और राजस्थानी उसका एक्सेंट होगा तो हमको खटकेगा। जैसे ऋतिक रोशन खटके हैं सुपर 30 में, तो इसलिए खटके हैं क्योंकि वो एक्सेंट खटका है। वैसे ही एक्सेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक्सेंट मतलब पैन इंडिया का जो हिंदी है, जो बॉलीवुड की हिंदी है, उस पर काम करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि सिर्फ जिस एक्सेंट का निकलेगा जिस स्टेट से, उसी स्टेट का कैरेक्टर आपको दिया जाएगा। तो ये बहुत टेक्निकल बात है। बाकी पेशेंस है, धैर्य है और थोड़ा मैं कहूँगा जानकारी लेके जाएं, अनुभव लेके जाएं। इसलिए बिकॉज पूरे भारत के कोने कोने से जिनको भी ये फील होता है कि वो कुछ जीवन में कर लेंगे, वो शाहरुख खान बन जाएंगे, वो अमिताभ बच्चन बनेंगे, वो मनोज बाजपेयी बनने की ताकत रखते हैं, तो हो सकता है कि उसमें 50% लोग को भ्रम में हो, लेकिन 50% वाकई में टैलेंटेड हैं। तो पूरे भारत के हर कोने से लोग मुंबई में ही हैं, तो महारथियों का जमावड़ा है वहाँ पे। तो आपको थोड़ा ट्रेंड और अनुभव लेके जाएंगे तो आपके लिए आसानी है। मतलब कि भीड़ का हिस्सा ना होते आपको सबसे यूनिक होना पड़ेगा। भीड़ में भी बहुत ज़्यादा आपसे बलशाली लोग हैं, 4-4 हाथ से लेके घूम रहे हैं, तलवारबाजी चल रही है, आप बिना हाथ के कैसे जाएंगे? आप मारे जाएंगे आप। तो वहाँ टैलेंटेड लोग हैं, तो थोड़ी तैयारी करके जाएं। तो भी आपने सुना, जेपी जी थे, विधायक हैं भाई। इनकी कहानी मैं आपको बताया और किस तरीके से स्ट्रगल करके आरा से निकलते हैं। फिर वो मीम्स जो आप बनाते हैं, उनके जो एक सूत्रधार होते हैं यही लोग होते हैं। भले स्क्रिप्टिंग हो, आम चाल के जो बोल चाल में जो वो भाषा आती है, वो एकदम इतना फेमस हो जाता है कि लोग उसको पॉजिटिव भी लेते हैं और नेगेटिव भी लेते हैं। कल ही मैंने पढ़ा, मुझे कल ही की बात है, कल एक फंक्शन था, कल ही मैंने वहाँ पे किसी ने बोला ऐसा, तो वो क्या बोले तो मुझे भी पता चला कि भारत में मीम्स का जो दौर शुरू हुआ है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर से शुरू हुआ है और बेटा तुमसे ना हो पाएगा से शुरू हुआ है। तो एक तरह से इसने मीम का दौर शुरू किया है, एक प्रथा बना दिया है और आज 11 साल हो गए, अभी भी मीम्स की दुनिया में बेटा तुमसे ना हो पाएगा लगभग टॉप पे है। तो इतनी बड़ी भूमिका है जिस कैरेक्टर की वजह से मैं पहचाना जाता हूँ। तो अभी आपने सुना, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।